students and welcome you back once again in study battle. So पिछले वीडियो में हमने जो असिस्टेंट हाइड्रोजियोलॉजिस्ट सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का जो इंटरव्यू था उसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं जिनके बारे में आप अच्छे से डिटेल्ड स्टडी कर सकते हो. So I think that would have been helpful for you, and whatever you have learned from those videos or whether these videos were helpful for you or not, just share your views or send your feedback in the comment box, so that I will improve myself, and in the coming interview of combined geoscientist mains exam, so that interview is also there, and you would have filled the DAF form. So I will discuss about all those interviews one by one. Okay, so just tell me about that, what you have learned from those videos or whatever you have felt after watching those videos. So feedback is important. Okay, so आप में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था एंड मेल भी किया था कि सर जो IFS एंड IAS उसमें जो जियोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस के बारे में, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बुक्स के बारे में या नोट्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूछ रहे थे आप लोग. कुछ लोगों ने कमेंट किया था, मेल भी किया था. सो मैंने सोचा कि ये वीडियो बना लेते हैं. एक वीडियो ये हो जाएगा आपका इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, एंड एक सिविल सर्विसेज के लिए भी बना लेंगे. मैंने दोनों का, आई हैव सीन द सिलेबस ऑफ बोथ द एग्जाम. जो मेंस का जियोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट का मैंने जो सिलेबस देखा है, जो सिलेबस मोर और लेस सेम है. मोर देन 90% सिलेबस इज सेम. 10% में है कि कुछ टॉपिक्स IFOS के सिलेबस में है, कुछ सिविल सर्विसेज के सिलेबस में नहीं है, एंड वाइस वर्सा. ओके, सो जो कॉमन में 90% ऑफ द टॉपिक्स दे आर कॉमन इन बोथ द सिलेबस, सो उसको मैं डिस्कस कर दूंगा. एंड जो रिमेनिंग या जो स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे जो केवल सिविल सर्विसेज के सिलेबस में है एंड IFOS के सिलेबस में नहीं है, तो उसको मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा. ओके, बट जो कॉमन टॉपिक्स हैं जो कि दोनों सिलेबस में है, सो वो आप इसमें ही देख लीजिएगा इसी वीडियो में. ओके, सो आज हम केवल जो सिलेबस है उसका सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड जो स्ट्रेटजी है बुक्स के बारे में है कि कौन कौन सी बुक्स आपको रेफर करना चाहिए, किस बुक से कितना पढ़ना चाहिए, नोट्स कैसे बनाना चाहिए, या नोट्स से अगर मिल जाए तो नोट्स से पढ़ना कैसा रहेगा, सो वो मैं डिस्कस करूंगा अलग से. ओके, सो आज हम सिलेबस को केवल डिस्कस करते हैं. सो सिलेबस में आपको पता होगा कि जो जियोलॉजी का सिलेबस है इसमें 2 पेपर होंगे. आपका पेपर 1 जियोलॉजी पेपर 1 एंड जियोलॉजी पेपर 2. आपके सिविल सर्विसेज के मेंस में ऑप्शनल के जितने भी पेपर होते हैं वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आर्ट का हो, साइंस का हो, टेक का हो, उन सभी में 2 ही पेपर्स होते हैं ऑलमोस्ट. ओके, 2 पेपर्स होंगे. 2 पेपर्स में ईच एंड एवरी पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्शन A एंड सेक्शन B और सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 व्हाटएवर यू से. ओके, सो जियोलॉजी पेपर 1 एंड सेक्शन A, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे. देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं इसमें. सो जनरल जियोलॉजी के जो टॉपिक्स हैं बहुत बेसिक टॉपिक है, बहुत टफ नहीं है. सिलेबस जो है वो बहुत टफ नहीं है, बट क्वेश्चंस कभी कभी, चूंकि जो मेंस होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप ही होता है जैसे जियोलॉजिस्ट एग्जाम के मेंस में होता है, सो सेम वैसा ही पैटर्न रहता है. ओके, बट क्वेश्चंस का लेवल कभी कभी वेरी करता रहता है. कभी आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन मिल जाएगा, कभी हो सकता है थोड़ा सा एप्लीकेबल क्वेश्चन मिल जाए जिसमें एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा पूछा गया हो या सिग्निफिकेंस पार्ट ज्यादा पूछा गया हो. ओके, सो वो जानने के लिए हमें पहले सिलेबस को डिस्कस करना रहेगा, देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी डिस्कस करेंगे. सो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, सोलर सिस्टम, मीटोराइट्स, ओरिजिन एंड इंटीरियर ऑफ द अर्थ. ओके, सो देखिए इसमें 3 टॉपिक्स है, एक ही टॉपिक में 3 टॉपिक्स इंक्लूड है. आपका सोलर सिस्टम के बारे में है, मीटोराइट्स के बारे में है. मीटोराइट्स के बारे में जो आप पढ़ोगे तो उनका फॉर्मेशन कैसा है, मीटोराइट्स के टाइप कैसे हैं. ओके, एंड ओरिजिन एंड द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. तो ये 3 टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं. रेडियो एक्टिविटी एंड एज ऑफ द अर्थ मींस जनरल जियोलॉजी को आप, फॉर एग्जांपल आप फिजिकल जियोलॉजी को मान सकते हो. फिजिकल जियोलॉजी में जो टॉपिक्स आप पढ़ते हो जनरली वही टॉपिक्स इसमें हैं. फॉर एग्जांपल वोल्केनोज, कॉजेज एंड प्रोडक्ट्स, वोल्केनिक बेल्ट्स, वोल्केनोज के बारे में है, why they occur, what are the causes behind their occurrences, their products as well as the volcanic belts. Okay, earthquakes के बारे में है, causes, effects,
अर्थक्वेक बेल्ट्स, साइज्मिसिटी ऑफ इंडिया, इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड में आपके रोजे फेरल, मर्काले स्केल, इनसे यही इंटेंसिटी स्केल के बारे में होगा आपका। एंड साइज्मोग्राफ्स, साइज्मोग्राफ जो इंस्ट्रूमेंट है उसके बारे में टॉपिक है। आइलैंड आर्क्स, डीप सी ट्रेंचेस एंड मिड ओशियनिक रिजेस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट एविडेंसेस। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में क्या है, उसके एविडेंसेस एंड द मैकेनिज्म, उसकी मैकेनिक्स क्या है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, प्लेट टेक्टोनिक्स, आइसोस्टेसी, ओरोजनी एंड एपीओरोजनी। एंड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, कॉन्टिनेंटल एंड ओशंस, सॉरी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। ओके, सो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, या जो आपको पता होगा इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन लेवल का है। तो जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे उसमें वो मोर और लेस ग्रेजुएशन लेवल के ही होंगे। जो आप बीएससी लेवल में जो टॉपिक्स पढ़ते हो उन्हीं टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया जाता है। ओके, क्योंकि इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है, ना कि पोस्ट ग्रेजुएशन। ओके, सो जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं स्पेशली इन जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, सो उनके लिए सिलेबस बहुत इजी लग सकता है एंड है भी इजी, बहुत टफ नहीं है। बट जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन को मैंने पहले भी बताया कि वो कभी कभी एप्लीकेशन पार्ट से आ जाते हैं, एप्लीकेटिव या सिग्निफिकेंस पार्ट से आ जाते हैं। सो सिग्निफिकेंस से जब आ जाता है तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ना पता हो, क्योंकि आप थ्योरेटिकल तो पूरा पढ़ के जाते हो, बट कभी कभी होता है कि वो जो उसका यूज है, जो यूटिलाइजेशन है, या उनके और भी जो एस्पेक्ट्स हैं उससे क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। ओके, सो तब पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है। ओके, आप देखिए इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं आपने बीएससी लेवल में, ये सारे टॉपिक्स आपने बीएससी लेवल में ही पढ़े होंगे। ओके, देन आपका जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग। सो जियोमॉर्फोलॉजी में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, जो जियोमॉर्फोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, वेदरिंग एंड मास वेस्टिंग प्रोसेसेस। अब वेदरिंग में आपका फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वेदरिंग, वेदरिंग के प्रोडक्ट्स एंड मास वेस्टिंग प्रोसेस। लैंडफॉर्म्स, स्लोप्स एंड ड्रेनेज। जियोमॉर्फिक साइकिल्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन। जियोमॉर्फिक साइकिल आपका प्लैंक का जियोमॉर्फिक साइकिल है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है आपका जियोमॉर्फिक साइकिल। एंड देयर इंटरप्रिटेशन, कि उसको हम इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसमें ड्रेनेज का सिस्टम का आ सकता है, ड्रेनेज पैटर्न का आ सकता है। ओके, तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जियोमॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉर्फोलॉजी एंड इट्स रिलेशन टू स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी, means what is morphology and what is its relationship with the structures and lithology. Applications of geomorphology in mineral prospecting, civil engineering, hydrology and environmental studies. तो मैंने पहले भी बताया कि जो सिग्निफिकेंस वाला पार्ट है, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अब जनरली जो क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन तो आपके रहते ही रहते हैं फंडामेंटल बेस या कॉन्सेप्ट बेस के, बट उसमें एप्लीकेशन वाला पार्ट इंक्लूड रहता है। अब आप वो चाहे सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, मींस आप जियोलॉजी ऑप्शनल सिविल सर्विसेज या आईएफएस में दे रहे हो, या फिर आप जियोलॉजिस्ट एग्जाम में दे रहे हो, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो जनरली अब इंक्लूड किया जा रहा है। ओके, सो आपको फोकस रखना है इस पे। अब इसमें मिनरल प्रोस्पेक्टिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, हाइड्रोलॉजी है एंड एनवायरमेंटल स्टडीज है। सो 3-4 के बारे में इसमें पूछा गया है। जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इंडियन सबकॉन्टिनेंट को जो जियोमॉर्फोलॉजी, उसके जियोमॉर्फिक फीचर्स, वो कोस्टल फीचर्स हो सकते हैं, पेनिनसुलर, एक्स्ट्रा पेनिनसुलर फीचर्स हो सकते हैं, आपका आइलैंड्स के बारे में हो सकता है, वोल्केनोस के बारे में हो सकता है। सो ये सब चीजें आपका जियोमॉर्फोलॉजी में आ जाएगा। ओके, एंड इसमें रिमोट सेंसिंग का जो है, सो रिमोट सेंसिंग बेसिक वाला ही है, बहुत टफ नहीं है जी रिमोट सेंसिंग इसमें। फॉर एग्जांपल एरियल फोटोग्राफ्स एंड देयर इंटरप्रिटेशन, मेरिट्स एज वेल एज देयर लिमिटेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जो ईएमआर है या ईएमएस कभी कभी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, सो ये इसके बारे में है। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स एंड द सेंसरी सिस्टम, जो ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स हैं, उसके बारे में है, एंड सेंसरी सिस्टम्स के बारे में है। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, ये जब हमने आपका जियो साइंटिस्ट एग्जाम का सिलेबस डिस्कस किया था, तब भी हमने बात करी थी कि आपको जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में IRSS कहा जाता है, या IRS कभी कभी लिख दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। सो IRSS इंडियन रिमोट सेंसिंग, जो इंडिया की जो सैटेलाइट्स हैं, स्पेशली जो इसरो के द्वारा जो भेजी जाती हैं सैटेलाइट्स,
उनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। आपका IRS 1, IRS 2, IRS, इस तरह जो उसके वेरिएंट्स हैं उसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि उसका जो पेलोड है या वो PSLV या GSLV किस लॉन्च व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, या कभी कभी उसके और फीचर्स के एप्लीकेशन के बारे में कि वो जो सैटेलाइट लॉन्च की गई तो उसका यूज क्या है, किस पर्सपेक्टिव से वो लॉन्च की गई है। सो इसके बारे में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ओके, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको बेटर आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स, जो सैटेलाइट्स एंड देयर डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में है। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इन जियोलॉजी, वही एप्लीकेशन वाला पार्ट फिर यहाँ पे है। मींस जियोलॉजिकल स्टडीज में, अब जियोलॉजिकल स्टडीज में वो रिमोट सेंसिंग स्ट्रक्चरल में हो सकता है, फिजिकल में हो सकता है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में हो सकता है, हाइड्रोजियोलॉजी में हो सकता है। सो रिमोट सेंसिंग का जो यूज है वो जियोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस में क्या है उसके बारे में कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है। द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS के बारे में है एंड इट्स एप्लीकेशन। सो उसका जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो आपको अच्छे से करना रहेगा एंड देयर एप्लीकेशन देखिए हर जगह पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन पार्ट को बहुत फोकस करना है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS के बारे में एंड GIS दोनों का डिटेल में आपको करना रहेगा। ओके, देन आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के बारे में है। सो स्ट्रक्चरल में भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक टॉपिक्स रहते हैं आपके सिलेबस में वही सब है। प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजिकल मैपिंग, जो जियोलॉजिकल मैपिंग के प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। मैप रीडिंग, प्रोजेक्शन डायग्राम्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलिप्सॉइड, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आपको अच्छे से करके जाना है। आप कितनी कोई भी एग्जाम दो उसमें ये टॉपिक रहता ही रहता है। ओके, बहुत बेसिक टॉपिक है एंड ये अंडरस्टैंडिंग वाला है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे एक बार अगर आप इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट को अच्छे से कवर कर लोगे, देन आपका क्वेश्चन कैसा भी है, कैसा भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए आप अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, बट अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, अब स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, फिर आप स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इलिप्सॉइड के बारे में अच्छे से कवर कर लोगे। 2D में 3D में दोनों में है। ओके, कभी डिस्कस करूंगा मैं टाइम अगर मिलेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ऑफ इलास्टिक, प्लास्टिक एंड विस्कस मटेरियल। ओके, इलास्टिक मटेरियल प्लास्टिक मटेरियल के लिए एंड विस्कस या विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, दोनों मटेरियल, तीनों मटेरियल्स के लिए आपका जो रिलेशनशिप है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का वो आपका है यहाँ पे। स्ट्रेन मार्कर्स इन डिफॉर्म्ड रॉक्स, जो डिफॉर्म्ड रॉक्स हैं उसमें स्ट्रेन मार्कर्स मींस स्ट्रेन को आप कैसे कैलकुलेट करते हो डिफॉर्म्ड रॉक्स में, उसमें कई सारे टूल्स हैं। बिहेवियर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स अंडर द डिफॉर्मेशन कंडीशंस, डिफॉर्मेशन कंडीशन के अंदर जो पर्टिकुलर बिहेवियर है रॉक का या मिनरल का वो कैसा रहता है, वो ब्रिटल है, डक्टाइल है, ब्रिटल डक्टाइल है, ओके, सेमी ब्रिटल है, तो इन सब चीजों के बारे में इसमें दिया हुआ है। फोल्ड्स एंड फॉल्ट्स, क्लासिफिकेशन एंड मैकेनिक्स। ओके, सो इसमें फॉल्ट के बारे में बेसिक जो आपका है, जो उसका बेसिक्स है वो, प्लस क्लासिफिकेशन, डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन है उसमें। ओके, एंड मैकेनिक्स, इसकी मैकेनिज्म क्या है जी फोल्ड एंड फॉल्ट की। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ फोल्ड, फोलिएशंस, लिनिएशंस एंड फॉल्ट जॉइंट्स एंड एज वेल एज द अनकन्फॉर्मिटीज। ओके, सो वही बेसिक टॉपिक्स हैं आपके फोल्ड के बारे में, फॉल्ट, फोलिएशन, लिनिएशन, जॉइंट्स, अनकन्फॉर्मिटीज। और इसमें सारा कुछ आपका आ जाएगा। डेफिनेशंस आपकी, पर्टिकुलर टाइप्स, उसके टाइप्स की डेफिनेशन पूछा जा सकता है, उसका सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है। ओके, सुपरपोज्ड डिफॉर्मेशन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है एक बार। टाइम रिलेशनशिप बिटवीन क्रिस्टलाइजेशन एंड डिफॉर्मेशन, ये भी टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू पेट्रोफैब्रिक्स का भी टॉपिक आपका यहाँ पे भी है आपका, एंड जियोलॉजी, जो जियोलॉजिस्ट का एग्जाम होता है वहां पे भी ये सिलेबस में इंक्लूडेड है, नया इंक्लूड किया गया है। ओके, सो ये सब आपके बेसिक टॉपिक्स हैं स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में। Then we come back to section B. So section B में आपके जो टॉपिक्स हैं उसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो पेलियोंटोलॉजी से रिलेटेड है। सो पेलियोंटोलॉजी में आप जब भी बात करोगे तो आपको सबसे पहले मॉर्फोलॉजी तो आपको जरूर कवर करना पड़ेगा। मॉर्फोलॉजी, जियोलॉजिकल हिस्ट्री एंड इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन सिफालोपॉड्स, ट्राइलोबाइट्स, ब्रैकियोपॉड्स, इक्विनोइड्स, इक्विनोइडिया एंड एंथोजोआ। ओके, अब इसमें देखिए बायोवेल्व के बारे में नहीं दिया है, कोरल्स के बारे में नहीं दिया है,
अभी हम प्रीवियस ईयर के 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर देखूंगा तब मैं बता पाऊंगा कि जो सिलेबस है उसी से पूछा जाता है या कभी कभी बाहर से भी, जैसे बायोवेल्व को इसमें होना चाहिए था, कोरल्स के बारे में होना चाहिए था, बट है नहीं सिलेबस में। आई विल लुक आफ्टर कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है। ओके, आपके सिवालिक फौना के बारे में है। सिवालिक फौना में आपका स्ट्रेटिग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस जो उसका फौना एंड फ्लोरा एंड फौना दोनों उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट है। इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स इन होमिनिडी, इक्विडी एंड प्रोबोसिडियंस। ओके, सो इसके बारे में है आपका गोंडवाना फ्लोरा एंड इट्स इंपॉर्टेंस, गोंडवाना फ्लोरा के बारे में और जो उसकी सिग्निफिकेंस है। गोंडवाना में वो अपर गोंडवाना का हो सकता है, लोअर गोंडवाना का हो सकता है। ओके, और जो आपका माइक्रोफॉसिल्स के बारे में है, मेगाफॉसिल्स एंड माइक्रोफॉसिल्स, उनके डेफिनेशन, उनके टाइप्स, उनका जो सिग्निफिकेंस है, मोड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फॉसिल्स, जो फॉसिल्स को प्रिजर्व करने के मोड्स हैं उसके बारे में दिया हुआ है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोफॉसिल्स, अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रोफॉसिल्स टॉपिक दे दिया गया। अब इसमें पता नहीं कौन कौन से आते हो आपके, आई थिंक फोरामिनिफर, कोनोडॉन्स और जो आपके डायनोफ्लैजिलेट्स, ये तो बेसिक होते ही होंगे। मैं बताया ना, पेपर जब देखूंगा, पेपर जब डिस्कस करेंगे हम, तब आपको और बेटर आइडिया लगेगा कि टॉपिक तो यही है, मोर और लेस टॉपिक तो ऐसे ही रहते हैं, बट क्वेश्चंस का जो लेवल है वो वेरी करता रहता है। ओके, एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोफॉसिल्स इन कोरिलेशन, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, पेलियोक्लाइमेटिक एंड पेलियो ओशनियोग्राफिक स्टडीज। ओके, सो एप्लीकेशन वाला पार्ट देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है। उसमें कोरिलेशन में जो माइक्रोफॉसिल्स का सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन, पेलियोक्लाइमेटिक स्टडीज में एंड पेलियो ओशनोग्राफिक स्टडीज में। ओके, एंड स्पीसीज देयर डेफिनेशन एंड नॉमेनक्लेचर, जो स्पीसीज के बारे में है उनके डेफिनेशन एंड नॉमेनक्लेचर की, कैसे स्पीसीज को नॉमेनक्लेचर उसका कैसे होता है, ऑर्डर, फैमिली, क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, इन सब चीजों के बारे में आपको ढंग से पढ़ना रहेगा। ओके, देन आपका स्ट्रैटिग्राफी एंड इंडियन जियोलॉजी के बारे में है। तो पहले इसमें स्ट्रैटिग्राफी के ही बारे में है। सो ऑब्वियसली स्ट्रैटिग्राफी में आपका क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक सीक्वेंसेस। अब इसमें कौन कौन से सीक्वेंस है आपके, लिथोस्ट्रैटिग्राफी, बायोस्ट्रैटिग्राफी, क्रोनोस्ट्रैटिग्राफी एंड मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी एज वेल एज देयर इंटर रिलेशनशिप। मींस जो लिथो, बायो, क्रोनो एंड मैग्नेटोस्ट्रैटिग्राफी का कॉन्सेप्ट है, प्लस इनमें जो रिलेशन, इंटर रिलेशनशिप है वो। ओके, एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्मियन रॉक्स ऑफ इंडिया, जो पर्मियन टाइम, पर्मियन एज की जो रॉक्स हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, वो कहां कहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, सो आपको पता होगा जो पर्मियन टाइम की रॉक्स हैं वो जनरली आपका पेनिनसुलर इंडिया में, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, मेनली सदर्न, जो सदर्न प्लेटू रीजन है, उसमें ही सबसे ज्यादा आपका जो प्रीकैम्ब्रियन रॉक्स के बारे में सबसे ज्यादा जो क्लासिफिकेशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है एंड क्लासिफिकेशन, वो सदर्न प्लेटू रीजन में ही है आपका। ओके, स्टडी ऑफ स्ट्रैटिग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड लिथोलॉजी ऑफ फेनोरोजोइक रॉक्स ऑफ इंडिया, जो फेनोरोजोइक रॉक्स की स्टडीज है इंडिया की, फेनोरोजोइक रॉक सिस्टम की, विद रेफरेंस टू फौना, फ्लोरा एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, आपका फेनोरोजोइक का मतलब हो गया आपका पेलियोजोइक, मीसोजोइक, सीनोजोइक, सब कुछ इसमें आ जाएगा। ओके, एंड विद स्पेशल रेफरेंस, आपको जो रेफरेंस किसका देना पड़ेगा, फौना का, फ्लोरा का एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ओके, जो फॉसिल्स हैं, जो फ्लोराज हैं, एज वेल एज जो मिनरल्स हैं आपके, और मिनरल्स या आपके बिल्डिंग स्टोन या उस तरह का जो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो मिनरल है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वो इसमें इंक्लूडेड रहेगा। देन आपका जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, सॉरी जो प्लेट आपकी बाउंड्रीज हैं, फॉर एग्जांपल कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन बाउंड्री, पर्मियन ट्रायसिक बाउंड्री, क्रेटासियस टर्शियरी बाउंड्री एंड प्लायोसीन प्लीस्टोसीन बाउंड्री। ओके, तो चारों इसमें दिया हुआ है। मेजर बाउंड्री प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स है उसमें कि कैसे उसको हम डिमार्केट करते हैं कि प्री कैम्ब्रियन यहां से एंड होके देन कैम्ब्रियन स्टार्ट हो जाएगा, या
पर्मियन एंड होके ट्रायसिक स्टार्ट हो जाएगा। सो वो जो ट्रांजिशन का जो पीरियड है, सो उस ट्रांजिशन पीरियड में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, किस वजह से इन बाउंड्री को डिमार्केट करने में प्रॉब्लम्स हैं। ओके, सो उन प्रॉब्लम्स के बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। देन आपका स्टडी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस की स्टडी, पेलियो जियोग्राफी एंड द इग्नियस एक्टिविटी इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट इन द जियोलॉजिकल पास्ट। अब जियोलॉजिकल पास्ट में आपका प्री कैम्ब्रियन से लेके या हेडियन टाइम से लेकर के रिसेंट तक आपको सारा कुछ कवर करना रहेगा। ओके, उसमें क्या क्या कंडीशन स्टडी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस की है, पेलियो जियोग्राफी की है एंड इग्नियस एक्टिविटी, 3 चीजें इसमें आपका दिया हुआ है। टेक्टोनिक फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया, जो इंडिया का टेक्टोनिक फ्रेमवर्क है, ओके, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा इसमें। इवोल्यूशन ऑफ हिमालयाज का इवोल्यूशन, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत पेट टॉपिक है, वो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इससे आता ही आता है। आप चाहे एमसीक्यू टाइप का दे रहे हो, मींस ऑब्जेक्टिव वाला पेपर दे रहे हो कोई, या सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव वाला दे रहे हो, दोनों जगह इक्वली इंपॉर्टेंट है टॉपिक। देन आपका हाइड्रोजियोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जियोलॉजी है। सो हाइड्रोजियोलॉजिकल साइकिल सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, वो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है एंड जेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर। ओके, सो जेनेटिक क्लासिफिकेशन में आपका जोन ऑफ सैचुरेशन, जोन ऑफ एरेशन, वाटर टेबल के बारे में, जो आपका कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी फ्रिंज वाला जो जोन है उसके बारे में आपको इसमें पढ़ना रहेगा। मूवमेंट ऑफ सब सरफेस वाटर, जो सब सरफेस वाटर का मूवमेंट है उसके बारे में, स्प्रिंग्स के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना रहेगा। देयर डेफिनेशंस, देयर टाइप्स, की किस किस तरह के टाइप्स के स्प्रिंग्स होते हैं, अब उनका इंडिया में किस तरह के स्प्रिंग्स हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो भी कभी कभी आ जाता है एग्जाम में। देन आपका बेसिक जो है पोरोसिटी, परमेबिलिटी, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, ट्रांसमिसिविटी एंड स्टोरेज कोएफिशिएंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्विफर्स। सो ये आपका टॉपिक है। वाटर बीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स की वाटर बीयरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ओके, ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री, अब ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री में आपका कैटायन एनायन के बारे में आ जाएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, केमिकल, बायोलॉजिकल, तीनों तरह की प्रॉपर्टीज आपकी इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, सॉल्ट वाटर इंक्लूजन, या इसी को हम सलाइन वाटर इंक्लूजन भी कहते हैं। इसमें आपका गाइजन हर्बर्ग रिलेशनशिप, जब आप जीएसआई का एग्जाम दोगे तो वहां पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी मैंने आईएफएस या सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है उसका सिलेबस देखा नहीं, उसमें पेपर तो मैंने नहीं देखा हुआ है। सो उसको देख के मैं बताऊंगा आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, या क्वेश्चन आता है तो कैसे आता है, न्यूमेरिकल्स आते हैं या फिगर बेस्ड क्वेश्चन आता है या नहीं आता, तो वो हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ वेल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स के बारे में है, डग वेल है, पिट वेल है। ओके, तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो भी हैं। ड्रेनेज बेसिन, मॉर्फोमेट्री, जो ड्रेनेज बेसिन के बारे में है, मॉर्फोमेट्री, वो भी आपका। एक्सप्लोरेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, उसमें एक्सप्लोरेशन में आपका सरफेस, सब सरफेस वाटर का, सबसे सरफेस एंड सब सरफेस दोनों तरह के मेथड्स होंगे। ओके, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में है कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज की क्या क्या मेथड्स है, कैसे कैसे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। प्रॉब्लम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम क्या है कि कंटामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए या डिग्रेडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, जो वाटर लेवल नीचे जाता जा रहा है तो उसके बारे में हो सकता है। और प्लस उसका जो एप्लीकेटिव पार्ट है, जो मैनेजमेंट है कि कैसे आप ग्राउंड वाटर को मैनेजमेंट कर सकते हो। ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये बहुत पेट टॉपिक है, इससे को जनरली क्वेश्चन ऐसे टाइप का कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ओके, आपको एक ऐसे टाइप से दिया रहेगा, करना रहेगा। इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज, इंजीनियरिंग जियोलॉजी में है वो आपका इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ रॉक्स है। ओके, जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस फॉर द डैम्स, टनल्स एंड ब्रिजेस। सो 3 इसमें दिए हुए हैं, डैम का, टनल का एंड ब्रिजेस का। सो इनके कंस्ट्रक्शन के लिए जो जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। रॉक एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब रॉक, पर्टिकुलर रॉक है, उसको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर यूज करना है तो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, उसमें किन किन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा कि उसमें स्ट्रक्चरल फीचर्स, मींस कि वो फॉल्टेड तो नहीं है, फोल्डेड तो नहीं है, उसमें फोलिएशन, लीनिएशन, जॉइंट्स तो नहीं है। सो उस तरह के कि ट्रीटमेंट उसको, जो रॉक एज ए पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो क्या क्या ट्रीटमेंट उसको देना पड़ेगा उसके बारे में इसमें है।
एल्कली एग्रीगेट रिएक्शन है, ये भी इससे पहले टॉपिक बहुत आता था, इससे क्वेश्चन पहले बहुत आते थे, जीएसआई में भी बहुत क्वेश्चन आता था इससे। ओके, आप चूंकि सिलेबस में नहीं है तो वहां पे नहीं आता, लेकिन यहाँ पे है आपका सिलेबस में, तो हम इसको डिस्कस करेंगे एक बार। ओके, लैंडस्लाइड्स में आपका कॉजेस, प्रिवेंशन एंड रिहैबिलिटेशन, कि उसके कॉजेस क्या हैं, कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, एंड रिहैबिलिटेशन प्रोसेस उसके बारे में भी दिया हुआ है। अर्थक्वेक के बारे में, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर मींस जो स्ट्रक्चर्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो अर्थक्वेक को रेजिस्ट कर जाए। तो वो जब हम डिस्कस किए थे एक बार, हमने ऑब्जेक्टिव सीरीज में डिस्कस किया था इसको, कि दे आर वेरी कॉस्टली, क्योंकि इसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट मटेरियल या बिल्डिंग बनाने के लिए उसमें आपको बहुत सारा कंक्रीट मटेरियल है, जो आयरन रॉड है, ओके, तो इन सब सारी चीजों को ज्यादा इंक्लूड करना पड़ता है, सो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। ओके, सो इट्स नॉट वेरी इजी फॉर वन टू कंस्ट्रक्ट दैट earthquake resistant structure. Okay, it's too costly. So ये हमारा डिस्कशन हुआ पहले पेपर, जो पेपर 1 है उसके बारे में। ओके, सो अब इसमें जो आपको करना है, अगर आप अपने आप से प्रिपरेशन कर रहे हो, सो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कंसल्ट करके, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ के कुछ चीजें कवर कर सकते हो। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम डिस्कस करेंगे इसको कि कौन कौन सी बुक से क्या क्या पढ़ना है आपको। ओके, सो जो दूसरा पार्ट जो पेपर है इसका, पेपर 2, उसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, थैंक यू।